नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ। आप सुन रहे हैं आपके ही विश्वविद्यालय का ये रेडियो और ये है किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार ने निर्देशित किया है और साथ ही साथ प्रायोजित कार्यक्रम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसान भाइयों, इस किसान जागरूकता कार्यक्रम में हम हमेशा एक विशेषज्ञ को लेकर आते हैं और आपको एक सही सटीक जानकारी दिलवाने की कोशिश करते हैं एक खास विषय पर जो आपकी कृषि संबंधी ही होती है। ऐसे ही आज भी हम कुछ ऐसी खास ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा विषय गेहूं से संबंधित है। गेहूं हमारी रोटी का आधार है और किसानों की आय का प्रमुख स्रोत भी है। फसल जब पकने की अवस्था में होती है तभी कई कीट और कीटाणु और रोग उस पर हमला कर देते हैं, जैसे बालियों में माहू, रतुआ रोग, झुलसा या कंडुआ। सही समय पर सही पहचान और प्रबंधन न अगर किया जाए तो सारे किसान भाइयों की मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं गेहूं कीट रोग प्रबंधन पर। जी हाँ, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, जो हैं श्री विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पर। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रेडियो प्रोग्राम पे, जिसपे हम गेहूं में आने वाले क्या क्या समस्या है जो बाली के टाइम पे आती है उस पे हमारी चर्चा का विस्तार पूर्वक विवरण है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गेहूं की फसल में पकते समय आने वाले जो कीट और बीमारियां हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए और कैसे अपनी उपज और आय दोनों को सुरक्षित रखा जाए, इस पर सही जानकारी तो भाई आप ही दे सकते हैं। तो विक्रम जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गेहूं की फसल का किसानों के जीवन में क्या आर्थिक महत्व है, ये उनकी आय और आजीविका को किस तरह से प्रभावित करती है? जैसा कि पूजा जी किसान भाई भी जानते हैं कि गेहूं की फसल हमारे खाने वाले जो हम रोटी खाते हैं, गेहूं का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि खाने के उसमें भी। और इंडिया में देखा जाए 13% जो एरिया है वहाँ पे गेहूं की पैदावार की जाती है। इसमें मेन एरिया उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, एमपी है, उत्तराखंड है। इन्हीं एरियो में गेहूं की उपज ली जाती है और किसान भाई जानते हैं इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा लंबा नहीं होता। हम अपनी जो बुआई करते हैं नवंबर से स्टार्ट करते हैं और मार्च में इसकी कटाई कर लेते हैं। और इसका आज रेट भी देखा जाए तो 2580 रुपये आज एमएसपी प्राइस है। हमें इसका रेट भी अच्छा मिलता है। अगर फार्मर अच्छे से अपनी पैदावार को बढ़ा ले, 25 से 30 कुंटल तक पैदावार ले आए, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। अगर वो मैं मानता हूँ 25 कुंटल पैदावार पर एकड़ के हिसाब से भी ले रहा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उसको 60 से 65 हजार रुपये का अनाज मिल जाता है। और जो भूसा मिलता है, जो भूसे से उसका जितना भी खर्चा खेती में होता है वो कहीं ना कहीं उससे भी निकल जाता है। तो किसानों की आय के लिए ये बहुत ही अच्छी फसल है। और इसमें बस कुछ कीट हैं, कुछ बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम टाइम टाइम पे करते रहें, उसका मैनेजमेंट रखें, तो हम इससे अच्छा उत्पादन और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गेहूं तो बहुत ही प्रमुख फसल है। तो ऐसे में विक्रम जी, गेहूं की फसल पकने के समय कौन कौन से मुख्य कीट और बीमारियां दिखाई देती हैं और इनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जिससे कि किसान भाई हमारे समय रहते उन्हें पहचान सके और इलाज भी कर सके? जैसा कि गेहूं की फसल है और पकने के टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई होने लगता है। अभी जैसे फरवरी मार्च में थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ेगा। और जो भी बीमारी आती है वो मौसम चेंज होने पे या उसी हिसाब से आएगा। मैन देखा जाए गेहूं में जो पीला रतुआ आता है, भूरा रतुआ आता है, काला रतुआ आता है, दूसरा झुलसा रोग आता है इसमें। और बालियों पे हरे काले छोटे कीट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसे किसान बोलता है इसमें माहू लगा हुआ है, जिससे हम एफिड भी बोल सकते हैं, कुछ भाषाओं में चेप्पा भी बोलते हैं। और यही मैन हमारी जो पकने वाली स्टेज है उस टाइम पे हानि पहुंचाते हैं। और कुछ एरिया में ये मार्च या अप्रैल में सुंडी की शिकायत भी देखने के लिए मिलती है, इल्ली जिसे बोलते हैं। तो उसकी रोकथाम हमें करना बहुत जरूरी है। और इसकी पहचान
कुछ एरिया में दीमक का भी प्रकोप रहता है, जो मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं खड़ी फसल को भी हानि पहुंचा सकती है। तो इसकी जानकारी या हम देख लें तो पहले से ही हम अवेयर हो जाएंगे, और जो भी आने वाली फसल में बीमारी लगने वाली है या कोई समस्या बढ़ने वाली है, अगर हमें पहले से ही उसके बारे में पता रहेगा तो कहीं ना कहीं हम उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं और उसका बचाव कर सकते हैं। तो हमेशा किसान भाइयों, आप ध्यान रखो इस टाइम पे फरवरी के महीने में आपके इसमें माहू की समस्या, जो कीट में देखा जाता है, मेन माहू की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। माहू जो करता है, माहू आपके जो पत्ते के नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा, और जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, नमी का वो रहता है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं माहू की शिकायत आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगी। और माहू यानी कि पत्ते से चिपका हुआ रहेगा और या आपके स्टेम से चिपका हुआ रहेगा, और वो धीरे धीरे उसी फसल का रस पीना स्टार्ट कर देता है, और जो रस को पीता है उसको उसी फसल पे निकालता भी है। तो जब वो फसल का रस पिएगा और उसी पे ही अपना मलमूत्र उड़ेल देगा वापस में, तो कहीं ना कहीं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। और जब आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो पैदावार मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी। तो इसका आप पहले से ही प्रबंधन रखोगे। हम किसान भाई ज्यादातर देखते हैं जब माहू उड़ने लगता है उस टाइम पे उसमें स्प्रे के लिए जाते हैं, पर हमें देखना चाहिए जब भी आप खेत पे जाएं, कहीं हमारे पत्ती पे या स्टेम पे, तने पे कोई काले कलर का या पत्ते से मैच करता हुआ कोई कीट तो नहीं बैठा हुआ, तो हमें उसी टाइम पे उसका उपचार कर देना चाहिए। जिस टाइम वो हानि पहुंचा चुका होता है उस टाइम उपचार करने का कोई फायदा नहीं होता। और जब भी माहू या चेपा आपकी फसल में रहेगा, कहीं ना कहीं वो आपके दाने की क्वालिटी या पैदावार में 20 से 25% तक भी लॉस ला चुका होता है। तो आप पहले से ही उपचार कर लोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बीमारी की बात करते हैं, पीला रतुआ। पीला रतुआ आपने देखा होगा, जब हमारी फसल बाली निकलने का टाइम ही होता है, बाली निकल चुकी भी होती है, उसी टाइम पे पीले कलर का आपके जो पत्ते होते हैं वो उस पे उभरे हुए धब्बे से दिखाई देंगे, और जब हम खेत में बढ़ते भी हैं तो वो पीला कलर आपके कपड़ों पे भी लग जाता है, या हम हाथ से छू के देखते हैं तो वो छुट के आता है। वो ही धीरे धीरे आपका ब्लैक रतुआ में कन्वर्ट हो जाता है जब वो लंबे टाइम तक आपकी फसल पे या पत्तों पे रहता है। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत हानि पहुंचाता है हमारी फसल में। तो ये रतुए की पहचान होती है। जो ब्लैक हो रहा है उसे ब्लैक रतुआ बोल देंगे, जो पीला पड़ रहा है उससे को पीला रतुआ बोल देंगे। और झुलसा में ज्यादातर हम देखते हैं जब हमारी बाली निकल जाती है, बाली में जो दाने हैं वे ही सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो बाली भी इफेक्टेड होती है, और पूरा का पूरा पौधे में जो दाने बनने चाहिए थे वो दाने की क्वालिटी बन के नहीं आती, और कहीं ना कहीं वो झुलसा की वजह से काफी लॉस हमारी फसल में देखने को मिलता है। एक समस्या इस मट की आती है जिसमें पूरा ही जो बाली है, जिसे हम कंडवा रोग भी बोलते हैं, पूरा काली पड़ जाती है। और काली पड़ने पे बाली जब पूरी काली पड़ जाएगी तो उसमें दाने बनेंगे ही नहीं, और वो जो प्लांट इफेक्टेड रहेगा तो वो चूरन जो उसका पैथोजन है हवा के रूप में दूसरे प्लांट को भी छुएगा, फिर वो धीरे धीरे दूसरे प्लांट को भी इफेक्टेड करता है, इफेक्ट डालता है। तो हमें उससे जो भी प्लांट है उससे खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, और निकालते हुए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम निकाल रहे हैं तो पॉलीथीन से उसे कवर करके तब निकाल लें, जिससे उसका जो पैथोजन है, जो बीमारी का कारक है, वो खेत में और जगह न फैले। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी आप हमें दे रहे हैं, और ये बहुत ही जरूरी जानकारी है क्योंकि आज का हमारा विषय भी बहुत ही खास है। आज हम गेहूं कीट रोग प्रबंधन पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने इस किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0। किसान भाई बहनों, आपको दोहराकर मैं बता दूं कि ये विशेष कार्यक्रम हम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशित आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ ये प्रायोजित कार्यक्रम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से।
ये विशेष कार्यक्रम आप लगातार हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक 12 बजे सुन सकते हैं। आधे घंटे का ये कार्यक्रम होता है जिसमें विशेषज्ञ होते हैं और कई बार हम फील्ड में भी होते हैं अपने किसान भाई बहनों के पास। इसके साथ ही अगर आपका वो कार्यक्रम मिस हो जाता है तो पुनः प्रसारण आप अगले दिन ठीक 12 बजे रेडियो पर सुन सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप कभी सुन नहीं पाए या कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमारा YouTube पेज है 90.4 आगरा की आवाज। वहां पर जाकर आप सारे ही विशेषज्ञ, उनकी बातें और सभी विषय पुराने भी और नए भी आप वहां पर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देश दुनिया के किसी कोने में कभी भी कहीं पर भी बैठकर, और अपनी राय भी वहीं संदेश के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, किस विषय पर अब आप और जानकारी चाहते हैं या आपके कोई राय और सुझाव हो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ फोन लाइन पर विशेषज्ञ हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और आज ये हमें गेहूं के कीट रोग प्रबंधन पर बहुत सही और उचित जानकारियां दे रहे हैं। अगला सवाल जो मैं विक्रम जी आपसे करना चाहूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कीट और रोग नियंत्रण के लिए जो केमिकल, जो रासायनिक दवाइयों का सही समय और सही मात्रा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यानी सही समय क्या है और सही क्वांटिटी क्या है। साथ ही साथ छिड़काव करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस पर जरा डिटेल में जानकारी हमें दीजिएगा। जैसे कोई भी हम रसायन अपने खेत में लेके जाते हैं उसमें कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। पहले तो हमें देखना चाहिए कि हवा तो ज्यादा तेज नहीं चल रही है जब भी हम स्प्रे के लिए जा रहे हैं। अगर हवा तेज चल रही है तो हमें अवॉइड करना चाहिए, उस टाइम पे स्प्रे नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो भी हम स्प्रे के लिए बर्तन या टंकी यूज कर रहे हैं वो पहले से साफ रहे और उसमें कोई केमिकल पहले स्प्रे किया हुआ हो तो टंकी को हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। बाजी बार फार्मर टंकी को साफ नहीं करते, उससे पहले हर्बिसाइड या कोई घास वाली दवाई हुई हुई है, तो कहीं ना कहीं जब आप उसे खेत में लेके जाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी फसल झुलस जाएगी या फसल ही खत्म हो जाएगी। तो हमेशा टंकी को साफ रखें। और जब भी आप स्प्रे के लिए जाते हैं तो हमेशा चेहरे पे मास्क लगाए, चश्मा आपके प्रॉपर होना चाहिए, ग्लव्स आपके लगे हुए होने चाहिए। क्योंकि मैं जैसे किसान भाइयों से भी मिलता हूँ तो किसान भाई बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला इससे, पर ये सभी जानते हैं कोई भी चीज एकदम आपके शरीर पे असर नहीं डालेगी, पर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला या बीमारी देके जाएगी, जो लंबे टाइम अगर आप ऐसी तरीके से करते रहे तो वो आने टाइम में भी आपको अपने शरीर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमेशा जब भी आप स्प्रे करने जा रहे हो तो हमेशा ये चीज की सावधानी रखें। और दूसरा, जब भी जैसे हमारे खेत में माहू की समस्या है उसके उपचार के लिए आपने नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का अमीडाक्लोरोपिड आता है, उसको 100 ml या थायोमिथोक्साम का स्प्रे 100 ग्राम के हिसाब से, या आप डाइन्योटिफुरान का भी स्प्रे लगवा सकते हैं, वो भी 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जाता है। तो ये जो तीनों केमिकल हैं, तीनों रसायन हैं, ये आपका माहू या चूसने वाले कीड़ों के लिए ही बने हुए हैं। इसकी जो डोज होती है वो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से रहती है। हमेशा जब भी हम 1 एकड़ में स्प्रे के लिए जा रहे हैं तो 200 लीटर पानी अपने 1 एकड़ खेत में जरूर लगाएं, जिससे केमिकल और आपका स्प्रे अच्छे से हो जाए। और खेत में हल्की नमी भी बनी हुई होनी चाहिए स्प्रे के टाइम पे। और जो भी हम स्प्रे के लिए पानी यूज कर रहे हैं वो पानी भी आपका साफ होना चाहिए। ये ना हो वो पहले से जल भराव वाला पानी हो या नाले का पानी भरा हुआ हो, उसी को आप स्प्रे में लेके जा रहे हो। ये तो मैंने माहू या चूसने वाले कीड़ों के लिए बताया। दूसरा, जब भी आपके खेत में पीला रतुआ या ये समस्या, रतुए की समस्या आ रही है या कोई भी झुलसा की समस्या दिखाई दे रही है, उससे ही पहले आप एक अच्छा फंजीसाइड जोल ग्रुप का कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जैसे टेबुकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, इनकी डोज भी 250 ml पर एकड़ के हिसाब से जाती है। आज के टाइम में अगर अच्छे केमिकल में भी जाए, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनाकोनाजोल भी एक अच्छा उत्पाद है जो आप यूज कर सकते हैं, तो वो हमारी फसल के लिए भी लाभदायक है। वो इतना उसका लॉस नहीं है, हमारा दाने पे भी उसका लंबे टाइम तक रिड्यूस नहीं रहता, तो वो कहीं ना कहीं
हमारी फसल और दाने के लिए, खाने के लिए भी लंबे टाइम तक रसायन का प्रभाव नहीं रहता। तो आप एजोक्सी स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल का भी स्प्रे उस खेत में लगवा सकते हैं। तो ये आप रतुआ और झुलसा से बचाव कर सकते हैं। कीट के लिए मैंने बता दिया, थाइमेथोक्साम, अमीडा या डाइनोटिफुरान का आप स्प्रे लगवाओ तो आपके खेत में ये समस्या नहीं रहेगी। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये भी बताइएगा कि आजकल के समय पर बहुत सारी नई नई तकनीक आ गई हैं, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, तो छिड़काव के अलावा क्या और भी कोई तरीका है कि हम इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं? जैसा कि आज के टाइम में बूम स्प्रे भी मार्केट में है, या जिसको हम ट्रैक्टर के थ्रू स्प्रे कर लेते हैं, उसके थ्रू भी आप स्प्रे लगवा सकते हैं। उससे क्या है, कम टाइम में लंबे जो बड़ा एरिया है उसका स्प्रे आराम से हो जाता है। तो आज के टाइम में अच्छा पेट्रोल वाले स्प्रे पंप भी आ चुके हैं, जो इसमें 25 लीटर पानी आता है, उसके थ्रू भी आप स्प्रे लगवा सकते हैं। और जो हाथ से चलने वाला या बैटरी से चलने वाले भी नैपसैक पंप है, जिनके थ्रू आप स्प्रे लेके जा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या संतुलित पोषण और सही सिंचाई प्रबंधन से पकते समय पर कीट और रोगों की समस्या को कम किया जा सकता है? और अगर हाँ किया जा सकता है तो किसान इसे व्यवहार में अपने रेगुलर प्रैक्टिस में कैसे लागू करे? पूजा जी, एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बीमारी किसको ज्यादा लगती है? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। रियलिटी, और ये सब चीज इम्प्रूव होती है खान पीन से। बिल्कुल। अगर हम फसल को अच्छा खान पीन दे रहे हैं, उसको संतुलित पोषण के से लेके जा रहे हैं अपनी फसल को, तो उसमें आप देखोगे जो कीड़े की समस्या है या बीमारी है वो मिनिमम हो जाती है। ज्यादातर किसान आज यूरिया के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं यूरिया डाल दूं, उसी से मेरी पूरी फसल हो जाती है। पर किसान भाई भी जानते हैं कि हमारी जो फसल है उसे 17 न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। 17 किसान कोई भी नहीं डाल पाता। 17 में से 3 हमें कुदरत से ही मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा 14 फिर भी देने होते हैं। हर किसी ना किसी न्यूट्रिशन का अपना काम होता है। आप ही अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी रखोगे, उसी की वजह से कोई ना कोई बीमारी आपको फसल में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर हम संतुलित पोषण पे जा रहे हैं तो आप उस फसल की पैदावार, उसमें बीमारी की समस्या या कीट की समस्या भी मिनिमाइज हो जाती है। किसान भाई भी देखते हैं जिस खेत में यूरिया डालते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा बीमारी या कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। कारण क्या है, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रेट के रूप में पौधे को मिलता है, उससे कोशिकाएं जल्दी जल्दी बनती है। और जब जल्दी जल्दी कोशिका बनेगी तो उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप छूट जाएगा। आप अगर कोई मकान भी चिनवा रहे हो किसी मिस्त्री से, तो वो उससे बोल लो भाई जल्दी जल्दी आप इस दीवार को बड़ा कर दो, तो कहीं ना कहीं छेद या मोहरी छूट के आती है, मजबूती में कमी आती है। बिल्कुल। हाँ, जब छेद या मोहरी छूटेगा तो वहां से कीट, यानी के कीट भी आ सकता है, कोई बाहर से हवा भी आ सकती है। इसी तरीके से जब पौधे का शरीर निर्माण कर रहा है, बढ़ रहा है तेजी से, तो उसकी सेल के बीच में भी गैप रहेगा। तो जब वो गैप रहता है तो वहां से पैथोजन को एंट्री करने का रास्ता जल्दी मिल जाता है और फसल आपकी कोमल बन जाती है। उसमें कीट का अटैक भी उसी तरीके से तेजी से होता है। तो इसीलिए आप संतुलित पोषण पे जाए और अपनी पैदावार अच्छी लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत सही, बहुत सही। तो विक्रम जी, क्या बदलता मौसम, जैसे कि अचानक से कई बार ठंड हो जाती है, गर्मी हो जाती है, कोहरा या नमी हो जाती है, इस कारण से भी गेहूं में कीट रोगों की प्रकृति और प्रकोप बढ़ जाता है? और अगर है तो किसान इसे कैसे समझ सकते हैं? जैसा कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसान भाई भी जानते हैं, हमेशा वायुमंडल में जो अपनी बीमारी है या कीट का जो लाइफ है, वो अपनी लाइफ साइकिल को चलाते हैं। एक लाइफ साइकिल होती है जिससे हम पूरा करते हैं, फिर उसके दोबारा से फिर रिपीट होती है, इसी तरीके से चलता रहता है। जैसे कोई भी बीमारी आपकी फसल में लगती है तो उसका भी एक जीवन चक्र बना हुआ है। जैसे जब भी आपके खेत में बीमारी होगी, बीमारी के लिए 3 चीज चाहिए होती है। एक तो होस्ट हमारा पौधा होता है, यानी कि जिसपे वो अपना जीवन चला सकता है। दूसरा
पैथोजन मैंने बताया, पैथोजन रहेगा इन्वायरमेंट में, वो 24 घंटे कहीं ना कहीं अपना जीवन दूसरी चीज पे भी चला रहा है। जैसे ही उससे मौसम मिलेगा, जौन सा भी मौसम मिलेगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ फरवरी मार्च में आपको जो चेपे की प्रॉब्लम है, माहू की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और मार्च में आपको पीला रतुआ, इनकी समस्या गेहूं में देखने के लिए मिलती है। तो कारण यही है, मौसम जैसे चेंज हुआ, होता आपका पोता है ही गेहूं, और जैसे ही उसे मौसम मिला उसने उसमें अटैक करना चालू कर दिया। कुछ पैथोजन आपका मौसम चेंज पे यानी कि मौसम के अनुसार ही चेंज होते हैं, तो उसके अनुसार हर फसल पे आता रहता है। जैसे आलू में भी आप देखते हैं, सर्दियों में जब कोहरा ज्यादा रहता है तो उसमें भी जो झुलसा की समस्या है वो देखने के लिए ज्यादा मिलेगी। तो ये तो मौसम पे और आपके होस्ट पे और आपका पैथोजन पे डिपेंड है, कौन सा पैथोजन किस मौसम में अटैक कर रहा है। तो हमें पहले से ही जानकारी रहे हमारी फसल में ये समस्या उस टाइम पे आती है और ये मौसम चेंज हो रहा है, तो हम मौसम चेंज होने पे अगर प्रिकॉशन में कोई भी स्प्रे लगवा दें तो उसका फायदा ज्यादा मिलता है। जब बीमारी आ जाती है तब आप खेत में स्प्रे लेके जाते हो, उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमारी फसल धीरे धीरे डैमेज हो चुकी होती है। और आप भी जानते हैं, जब हमें फीवर या बुखार आता है ना, सबसे पहले हमारा गला पकड़ा जाता है या दर्द होता है सिर में। इसी तरीके से फसल का वो स्टेज निकल चुकी होती है। जब हम उसको पैथोजन को आंखों से देखते हैं या बीमारी को आंखों से देखते हैं, उस टाइम तक वो काफी हद तक हानि पहुंचा चुका होता है। और जिस पौधे में बीमारी आ जाती है वो पौधा दोबारा से स्टैंड कर ही नहीं पाता। तो हम टाइम से प्रिकॉशन में फंजीसाइड दें या इंसेक्टिसाइड दें या अपना पोषण प्रबंधन अच्छा रखें, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी, तो ये जो माहू और अन्य कीटों के नियंत्रण के बारे में आपने बताया, क्या इसके लिए कोई जैविक या घरेलू उपाय भी उपलब्ध है या कोई पारंपरिक खेती है, जैसे आप किसान भाई से मिले हो, उन्होंने आपको बताया हो? कुछ इस तरह की बात भी बताइए जिसे किसान अपना सके। इसके लिए माहू देखते हैं, जैसे सबसे ज्यादा पीली चीज पे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, पीली चीज पे ज्यादा लगता है, तो हम येलो ट्रैप को यूज कर सकते हैं। जगह जगह येलो ट्रैप लगा दे, उस पे ग्रीस लगा दे और येलो ट्रैप लगा के जब भी माहू उस पे आकर्षित होगा तो वो जो ग्रीस लगा हुआ है उसी पे चिपक जाएगा। तो इस तरीके से भी आप माहू का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कोई जब कोई इल्ली भी आ रही है या सुंडी आ रही है, उसकी मदर जो होती है वो तितली होती है, वहां पे भी आप लाइट लगा दो। आपने देखा होगा कीट पतंगे लाइट पे ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो पीली लाइट होती है। घर में भी देखा होगा उसी लाइट पे ज्यादा आते हैं। तो उसके नीचे आप पानी भर के कोई बर्तन रख दें या उस टाइप से, तो वो उस बल्ब पे या उस रोशनी पे आकर्षित होता है और धीरे से उसी पानी में नीचे गिर के वो अपना खत्म हो जाता है। उस तरीके से भी आप इंसेक्ट का जैविक तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और टाइम टाइम पे अगर आप रसायन पे नहीं जा रहे तो नीम ऑयल का भी स्प्रे अपने खेत में लगवा सकते हो। विक्रम जी, ये भी बताइएगा कि पकने की अवस्था में हमें अपने खेत की निगरानी कितनी बार करनी चाहिए और ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो अगर हमें कुछ लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, उस पर हमें तुरंत कार्रवाई जरूर करनी चाहिए? हमारे किसान भाइयों को इससे बहुत मदद मिलेगी। इसमें जब भी आप अपने खेत पे जा रहे हो, मैं तो ये कहूँगा आप तीसरे दिन अपने खेत पे विजिट जरूर रखो। और हमेशा ये नहीं आपने रास्ते पे ही चलते जा रहे हैं, खेत को दूर से देख लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे खेत में क्या समस्या है। तो थोड़ा सा जो भी खेत है बीच में बढ़ के देखें, खेत के बीच में कोई माहू तो नहीं लगा हुआ, पूरा प्लांट को देख लें या धीरे से। और किसी पत्ते पे कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा, कोई धब्बा तो नहीं आ रहा, पीले कलर का तो नहीं हो रहा है हमारे पत्ते। जिस जो रतुआ की मैं बता रहा था, पीला रतुआ अगर खेत में बढ़ रहे हो तो आपके कपड़े भी पीले हो जाते हैं, हाथ लगा के देखोगे तो हाथ भी पीले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप तीसरे दिन अपने खेत पे विजिट करते रहोगे तो आपको अगर ऐसी समस्या मिल रही है तो आप उसका स्प्रे के थ्रू आप उससे कंट्रोल करें। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये तो बड़ी सरल भी है कि हमारे किसान भाई जब भी निकले बढ़े अपने खेत की निगरानी करें और खुद निगरानी करेंगे, सही तरीके से निगरानी करेंगे तो जरूर रोग भी पकड़ में आएगा, समय पे पकड़ में आएगा। अगर हम विक्रम जी सरकारी योजनाओं की बात करें तो क्या वर्तमान में कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार की ओर से
कीट रोग प्रबंधन के लिए कोई विशेष सलाह, हेल्पलाइन या योजना उपलब्ध है? जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र भी खुले हुए हैं या ब्लॉक लेवल पे भी इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट रखे हुए हैं। वहाँ पे भी गवर्नमेंट टाइम टाइम पे ये रसायन प्रोवाइड करवाती रहती है सब्सिडी के रूप में। तो आप जो भी आपका ब्लॉक स्तर पे टेक्निकल असिस्टेंट बैठते हैं तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि अभी माहू को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है। तो हर साल कोई ना कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता रहता है कि इसका प्रबंधन के लिए ये चीज हम इसके थ्रू देंगे। तो ये गवर्नमेंट की चलता रहता है और गवर्नमेंट गेहूं को आपको पता ही है उस पे लेती है MSP प्राइस पे, जो 2580 रुपए के करीब इस साल का प्राइस रेट है। तो गवर्नमेंट काफी हेल्प करती रहती है। जी जी, सरकार बहुत हेल्प करती है, लेकिन यूरिया का फिर भी आपको कम से कम इस्तेमाल करना है ना? जी जी। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि अगर फसल कटाई के नजदीक हो और कीट रोग दिखाई दे जाए अचानक से हमारे किसान भाई बहन को, तो दवा का चयन करना और प्रतीक्षा अवधि, यानी जिसे हम वेटिंग पीरियड कहेंगे, इसको लेकर किसान को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? किसान भाई अगर ये देख रहे हैं कि मेरी फसल मैच्योर हो चुकी है और मुझे 10-12 दिन में हार्वेस्ट करना है, तो उस टाइम पे कोई भी रसायन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे वो कीट भी ज्यादा हानि आपकी फसल को नहीं पहुंचा पाएगा और आपका जो उत्पादन है, आपका जो दाना है गेहूं का, वो तैयार हो चुका होता है। तो उस टाइम पे वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। जब आपको दिखाई दे रहा मेरी फसल में अभी 15 से 20 दिन है, अभी हरापन है, उस टाइम पे इस टाइप के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, कोई कीट आया हुआ है, तो उस टाइम पे आप जरूर उसका कंट्रोल करें, नहीं तो वो 5-7 दिन में भी काफी हानि पहुंचा देगा। मैच्योर होने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो विक्रम जी, आज तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को। आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि सही जानकारी, समय पर पहचान और संतुलित प्रबंधन से हम गेहूं की फसल को कीट और रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिएगा, हमारे एक्सपर्ट विक्रम सिंह जी ने बताया है कि नियमित खेत का निरीक्षण करना है, खुद करना है, बीच में जाके करना है, अच्छी तरह से करना है, संतुलित खाद और सिंचाई होनी चाहिए, समय पर उचित दवा का इस्तेमाल होना चाहिए और पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है। यही है अच्छी उपज की कुंजी। सही कहा विक्रम जी मैंने? जी हाँ, जगह ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा उत्पादन जरूर लोगे। बिल्कुल, तभी तो सुनहरी बालियां होंगी, सुरक्षित फसल होगी। चलते चलते गेहूं की खेती करने वाले हमारे प्यारे प्यारे किसान भाई बहनों को कोई खास संदेश आप देना चाहते हैं विक्रम जी? मैं तो यही चाहूंगा, किसान भाई अच्छा उत्पादन पैदा करेंगे, उनको कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी, अच्छा उत्पादन करे और देश की प्रगति में सहयोग करे। बिल्कुल, हमारी थाली भी स्वस्थ हो, आपके भी बच्चे स्वस्थ हो, पूरा समाज स्वस्थ हो, ये सब हमारे किसान भाई बहनों की जिम्मेदारी है। विक्रम जी, आज पुनः आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट याना फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपने आज के जो ये खास विषय था गेहूं कीट रोग प्रबंधन, इस पर जो आज का ये विशेष कार्यक्रम था, इसमें आपने बहुत सहयोग किया है। बहुत अच्छी और जटिल जो समस्याएं थी उनका समाधान भी आपने दिया है, बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे दोबारा जरूर हम मिलेंगे और एक और नए विषय पर जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। थैंक यू जी सभी श्रोताओं का। जी, हमारे श्रोता तो हैं ही इतने अच्छे कि इनका हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आप लगातार हमसे जुड़ते हैं, अपनी सुझाव, अपनी राय, अपने सवाल तक भी पहुंचाते हैं और उनके एक्सपर्ट्स हमारे लगातार जवाब देते हैं। फिलहाल अभी जाने का समय नजदीक आ गया है, सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के साथ, और वो भी इस वादे के साथ कि जल्दी दोबारा होगी आपसे मुलाकात एक और नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक सुनते रहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। पूजा की ओर से नमस्कार।